देश भर की कुल जनसंख्या का सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए पहुंचता है। और जब कोई बच्चा स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, तो उसने एक सपना देखा होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आपके जहन में ख्याल आएगा कि पहले तो कोई यूनिवर्सिटी हो और उसके अंदर क्लासरूम हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नैक से A ग्रेड प्राप्त एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लासरूम ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही मामला है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, जो पूरे हिमाचल प्रदेश की एकमात्र बड़ी यूनिवर्सिटी है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 50 साल से ज़्यादा का वक्त इस यूनिवर्सिटी को होने वाला है, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर बच्चों के पास पढ़ाई के लिए क्लासरूम की भी व्यवस्था नहीं है, और ये डिपार्टमेंट है सोशल वर्क डिपार्टमेंट। और उसी के जो बच्चे हैं, जो डे स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन पिछले करीब 9 दिनों से यहाँ पर चल रहा है। मांग ये है कि जो इन्हें क्लासरूम की मूलभूत सुविधा जिससे इन्हें वंचित रखा जा रहा है, वो इन्हें दी जाए। अब हिमाचल प्रदेश में ये कहा जाता है कि साक्षरता दर जो है वो सबसे बेहतर है, केरल के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन क्या साक्षरता दर बेहतर होना ही शिक्षा का मापदंड है? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। या फिर ऐसे स्टैंडर्ड्स भी शिक्षा को देने हैं जिसकी ज़रूरत प्रदेश को है? कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, डे स्कॉलर्स हैं हमारे साथ। कौन से डिपार्टमेंट से आप हैं और ये क्या परेशानी है और कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग अभी? नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है। मैं MSW का 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हमारा ये 9th डे है स्ट्राइक का, और हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने 9 दिन से अपनी क्लासेस बॉयकॉट की हुई है। हमारी बहुत सिंपल सी मांगे है जो कि शायद प्रशासन को समझ नहीं आ रही है। उनके हिसाब से वो मांगे उतनी बड़ी नहीं लग रही है उन्हें। तो हम लोगों ने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए मांग की थी, क्लासेस के लिए मांग की थी। जहाँ पे जिस टाइम पे सारी यूनिवर्सिटी पढ़ के घर के और या फिर लाइब्रेरी की ओर कूच करती है अपने आगे पढ़ने के लिए आगामी, तो उस टाइम हम 1 या 2 बजे अपनी क्लासेस लगाने आते हैं। तो हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए, क्लासेस के लिए, अपनी लैब्स के लिए मांग की है, क्योंकि हम MA में जो एक फ़ीस नॉमनक्लेचर है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं, वो 14,000 रुपीज़ है। वो है 10,000 हमारा फील्ड वर्क, स्टडी टूर और बाकी अन्य लैब और कंप्यूटर स्टडी मटेरियल के लिए लिया जाता है, जो कि सिर्फ शायद यूनिवर्सिटी पैसे लेती है और अभी तक कहीं भी उन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं है। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सिर्फ मतलब बच्चों को सुविधाओं के नाम पे एक मजाक किया जा रहा है। और आज भी प्रशासन को यही लगता है कि हमारी मांगे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम अपने हक के लिए बैठे हैं, किसी के बहकावे में नहीं बैठे हैं। अगर किसी को लग रहा है कोई बहका के हमें आगे स्ट्राइक के लिए उकसा रहा है या फिर आंदोलन के लिए उकसा रहा है, तो वो हमारी मांगे है, हमारा हक है, ये हमारी राइट्स है जो हम मांग रहे हैं। किसी की जेब से पैसा नहीं मांग रहे हैं, किसी और को नहीं बोल रहे इन्वेस्ट करने के लिए। इट इज़ आर मनी दैट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन आर सेल्फ। तो यही एक नॉर्मल सी सिंपल सी बात है। शायद पीछे किसी एक इंटरव्यू में भी जहाँ तक आप अगर उठा के देख पाएंगे तो VC सर ने यही बात बोली थी, दिस इज़ नॉट एन वेरी बिग इशू। अगर उन्हें लगता है कि 20 साल से किसी डिपार्टमेंट को जगह नहीं मिली है, दिस इज़ नॉट एन इशू, तो उन्हें क्या इशू लगता है? शायद उनकी इशू की परिभाषा कुछ और है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये उन्हें पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ एन बिग इशू एंड व्हाट इज़ नॉट। हम कैसे समझे क्या परिभाषा रहती है एक बड़े इशू की और क्या नहीं? 20 साल से किसी डिपार्टमेंट को जगह नहीं मिली, लैब नहीं मिली, डेजर्टेशन की वजह से कई ऐसे सीनियर्स हमारे रहे हैं जिनकी डिग्रियां छूट गई है, उनको अभी भी लगता है दिस इज़ नॉट एन बिग इशू। तो आप एक बार ज़रूर हमें ये ज़रूर समझाने की कोशिश करें कि परिभाषा क्या है बिग इशू की। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम इतिशा परमार है और मैं MSW की 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। इतिशा कहाँ की रहने वाली हैं आप? बेसिकली मैं कांगड़ा की हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अच्छा, अब क्या परेशानी हो रही है? एक तो एक क्लासरूम की समस्या है, इसके अलावा जब दोपहर में क्लास लगाने आना पड़ता है, शाम तक क्लासेस चलती है, क्या परेशानी होती है उस दौरान? जी, बहुत सी परेशानियां हैं जिनका सामना हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं हॉस्टल की स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो हॉस्टल से आते हैं। हॉस्टल में आपको पता होगा कि जो लंच का एक टाइम है वो एक टाइम फिक्स टाइम रहता है। तो हम लोग सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करके 1 से 5 बजे तक कंटिन्यू क्लास लगाते हैं। लंच का हमारा कोई टाइम नहीं है, और क्योंकि हमारे हॉस्टल में 1 से 1:30 तक जो है वो लंच मिलता है, तो वो लंच हम छोड़कर और 1 से 5 बजे तक कंटिन्यू यहाँ क्लास लगाने के लिए बैठते हैं। अच्छा, तो फिर जैसे पूरी यूनिवर्सिटी में तो सुबह से क्लासेस शुरू हो जाती हैं 10 बजे से, आप लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? फिर वही बात है, वही चीज़ें हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम नहीं है। और 2 डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए 2 ही क्लासरूम्स हैं जो हैं वो पिछले 20 साल से चलते आ रहे हैं। और वही हमारी मांग है कि जहां हम 14,000 फ़ीस दे रहे हैं, MA में सबसे ज़्यादा फ़ीस हमारी है, तो हमें क्लासरूम की सुविधा क्यों नहीं है? हमारे पास 2 ही क्लासरूम है जहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके 1 बजे लंच छोड़कर यहाँ पर क्लासेस के लिए आना पड़ता है। ठीक है, आपका क्या नाम है?
नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। समाज कार्य विभाग की तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आंचल, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं लाहौल स्पीति की रहने वाली हूँ। अच्छा, अब बहुत दूर दराज के इलाके से आप आई हैं, तो एक तो लाहौल स्पीति से शिमला तक आना, ये भी एक बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है अपने आप में। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आके इस तरह की समस्या से जूझना, क्योंकि ये तो शायद लाहौल स्पीति में भी ऐसी समस्या ना रही हो कि बच्चों के लिए क्लासरूम्स ना हो, कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ पे समस्या तो बहुत ही बड़ी हो गई है। समाज कार्य एवं समाजशास्त्र एक ही विभाग है, परंतु विषय तो दो हैं। तो हम प्रशासन से ये प्रश्न कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें 4 कमरे मिलने चाहिए, वहीं पर हमें 2 कमरे क्यों दिए जा रहे हैं। समस्या क्लासरूम की ही नहीं, लैब की भी है, डेजर्टेशन है जो तृतीय सेमेस्टर में हमें पूरा दिसंबर तक कवर करना पड़ता है। पर जहाँ 14,000 फीस हम पे करते हैं, वहाँ पर हमें डेजर्टेशन के लिए लैब की भी सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई बात नहीं। अच्छा, एक तो डिजिटेशन की समस्या हो रही है, लैब की समस्या हो रही है, क्लासरूम की समस्या हो रही है, हॉस्टल से आना, फिर दोपहर के बाद यहाँ पर क्लासेस लगाना, शाम को तो 5 बजे तक तो यूनिवर्सिटी लगभग क्लासेस के नाम पर तो और जगह खाली हो जाती है। आप लोगों को इसमें क्या परेशानी होती है फिर? सर्वप्रथम हमारे को 1 बजे लंच छोड़ के आना पड़ता है और उसके बाद सीधे शाम को 8 बजे हमारे को डिनर मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ़ीस ये बच्चे दे रहे हैं 14,000 रुपये, सब्सिडाइज सीट्स में भी फ़ीस देनी पड़ रही है, बावजूद इसके मूलभूत सुविधाओं से इन्हें दूर रखा जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैप्पी ठाकुर है। क्या परेशानी हो रही है? एक तो ये हम समझ गए क्लासरूम्स की परेशानी है और ये सब कुछ चल रहा है, घर पर भी कोई बात हुई इस बारे में? घर वाले क्या कह रहे हैं कि अब क्यों क्लासेस नहीं लगा रहे 9-10 दिन से? क्योंकि उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा है, सोच रहे होंगे कि कुछ आगे रोज़गार मिलेगा, कुछ करेंगे जीवन में, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए आप मजबूर, तो कुछ बात हुई घर पर? बिल्कुल, हमारे घर वाले भी ये बोल रहे हैं। मैक्सिमम 35 लोग हम हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर, और अब घर से भी फ़ोन आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, इससे अच्छा तो घर में ही पढ़ लो जब क्लासरूम्स नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज जो है प्रोटेस्ट करने को मजबूर है, और हम घर वालों को भी ये कन्विंस कर पा रहे हैं कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो जनरेशन इस यूनिवर्सिटी के अंदर आएगी उसके लिए भी आने वाले समय के अंदर क्लासरूम नहीं होंगे। 20 साल लगभग हो गए हैं, हो सकता है 40 साल तक ये हालात बने रहें। आज हमें शर्म आ रही है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं जहाँ 70 लोग जो है एक बार में नेट और JRF निकालते थे। हमारे से पहले भी लोग डेजिटेशन करके निकले हैं, लेकिन उन लोगों के पास भी जो है कई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। कई लोगों की आज जो है, अगर डिपार्टमेंट से आप रिकॉर्ड उठाएंगे, कई लोगों की डेजिटेशन इसलिए रुक गई क्योंकि उनके पास लैपटॉप्स नहीं थे, क्योंकि उनके पास जो है कंप्यूटर्स नहीं थे, क्योंकि उनके पास जो है बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके पास क्लासरूम्स नहीं थे, उनके पास स्मार्ट क्लासरूम्स के नाम पे ब्लैक बोर्ड तक नहीं था। ये हालात वहाँ पे जो है हमारे बने हुए हैं। आज भी हम जो है, हम यहीं तक नहीं रुके, हमने RTI भी की प्रशासन के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो पिछले कोविड के समय के जो पैसे छात्रों ने दिए थे 28 हज़ार रुपया, हमने उसका ब्यौरा प्रशासन से लिया। लेकिन उसमें साफ तौर पे ये देखने को मिला कि प्रशासन ने जो है कोविड के टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस हुई, छुटपुट क्लासेस हुई, लेकिन उसके अंदर जो बाकी पैसा था फील्ड वर्क के नाम से जो हमारे से 4,000 लिए गए, स्टडी टूर के नाम से लिए गए, कंप्यूटर्स के नाम से हमारे से जो है 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए गए, वो पैसा जो है कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया अथॉरिटी ने। और आज जो है अथॉरिटी वो बताने कोई तैयार नहीं है कि वो पैसा कहाँ है। हमें लग रहा है कि अगर वो पैसा भी हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया होता तो आज जो है यूनिवर्सिटी के अंदर 2 या 3 रूम हमारे लिए अलग से कहीं बन जाते। लेकिन इस हालात के अंदर भी हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज प्रशासन हमारे से बात करने के ऊपर तैयार नहीं है। आज उल्टा जो है हमारे जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि इसने भड़काया, उसने भड़काया, और लोगों को जो है इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी क्लास की यूनिटी है कि आज जो है हम लगातार कंटिन्यू 9वें दिन भी जो है हम 35 लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, चाहे वो हम पिंक पेटल के ऊपर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के बाहर कर रहे हैं, VC ऑफिस के बाहर कर रहे हैं। लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा जो है सामने आकर ये नहीं बोला उसने कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हम जो है आपके लिए एक क्लासरूम दे देते हैं, आप जो है वहाँ पे सुबह क्लास लगा दीजिए। लेकिन नहीं, अभी भी जो है 1 बजे आना पड़ रहा है। डे स्कॉलर हमारे बीच है, दिन की जो है यहाँ यूनिवर्सिटी के पास बसेज़ नहीं है, वो अपना खर्च करके यहाँ पे पहुँच रहा है। 100 रुपया जो है उसका आने का, 100 रुपया जाने का, कोई टाइमिंग नहीं है इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इस तरह के हालात के अंदर अब देख रहे होंगे आप, हॉस्टल में भी एक अध्यापक हमारे को स्थायी तौर पे जो है पढ़ा रहा है। एक अध्यापक किस तरह से पढ़ाएगा? 1 साल जो है हम पूरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक अध्यापक के भरोसे रहे, वही जो है हमें डेजिटेशन और सब चीज़ें करवा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमारी प्रशासन से मांगे क्यों हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो हमारे को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो प्रशासन के लिए और हमारे लिए भी उचित नहीं होगा। आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद ठाकुर है। मैं बेसिकली चंबा से हूँ। अच्छा, चंबा से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी तक आना, क्योंकि गांव के आसपास के लोग भी ऐसे बहुत कम होते हैं जो यहाँ तक आ पाते हैं, यहाँ आना फिर इस तरह की परेशानी, कितना मुश्किल हो रहा है?
देख सकते हैं कि आज लगातार जो है 9 दिन हमें हड़ताल पे बैठे हुए हो गए हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हॉस्टल से आते हैं, इतनी दूर से आए हैं। एक तो पहली बात ये है, ऊपर से इस तरह का जो है डिपार्टमेंट नहीं है, क्लासरूम नहीं है, लैब नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो एक स्थायी शिक्षक के तौर पर जो है हमें जो फैसिलिटी दी जाती है डिपार्टमेंट के अंदर, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जिसे नैक की तरफ से ए ग्रेड मिला हुआ है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हिमाचल निर्माता और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा है। परमार साहब ने हिमाचल और हिमाचलियत के बारे में क्या कहा, इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है। वाजपेयी साहब शिक्षा के बारे में क्या कहा करते थे, वाजपेयी की क्या सोच शिक्षा के लिए थी, वो भी आप सभी जानते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब बच्चों को क्लासरूम के लिए संघर्ष करना पड़े तो आप ये सोचिए कि शिमला जो प्रदेश की राजधानी है और वहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सिर्फ 2 क्लासरूम्स की मांग। विश्वविद्यालय में बड़े बड़े फाउंटेन्स लगाए गए, सजावट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि कम से कम इन बच्चों के लिए 2 क्लासरूम बना दे ताकि ये भी और बच्चों की तरह ही अपनी क्लासेज लगा सके और पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। दबाव कई होते हैं, ये दबाव लड़कियों पर और भी ज़्यादा होता है क्योंकि दूर दराज के इलाकों से शिमला तक पढ़ाई करने के लिए आने में अपने आप में एक संघर्ष होता है जिसे शायद विश्वविद्यालय प्रशासन ना तो समझ सकता है और ना ही समझना चाहता है। फिलहाल मांग ये है कि 2 कमरे इन्हें दे दिए जाए ताकि क्लासेस ये सुचारू रूप से लगा सके, जिसके ये हकदार हैं। छोटी सी मांग है और विश्वविद्यालय है कि उनके कानों पर जूं रेंगती हुई नज़र नहीं आती। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।